हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा पुराने जमाने की सास थी और उसके ख्याल और सोच भी उसकी उम्र और सफेद बालों की तरह पुराने थे। आज पूजा बहुत खुश थी क्योंकि उसके घर में उसकी 5वीं बहू पूनम जो आ रही थी। उसका घर में स्वागत करते हुए पूजा उससे कहती है, बहू, इस कलश को अपने शुभ पैरों से गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी, जैसा आप बोले। पूनम अपनी सास की बात मानकर कलश को गिराकर अपने ससुराल में आती है और आते ही अपना घूंघट उतार कर कहती है, उफ, कितनी गर्मी है सासू माँ, एसी चलाओ ना। पूनम की ये हरकत देखकर पूजा का पारा हाई हो जाता है और वो सब रिश्तेदारों और अपनी बाकी की चारों बहुओं सोफिया, उर्फी, मियाली, सविता के आगे उसे सुनाते हुए कहती है, पूनम बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू भी मेरी 4 बहुओं की तरह ही बेशर्म निकली। इतनी भी क्या जल्दी थी घूंघट हटाने की? कल तेरी मुंह दिखाई थी, तब तक तो शर्म कर लेती। क्या बोला माँ जी आपने हम सबको? अरे हम सब मॉडर्न हैं, आप गांव के हैं तो इसमें हमारी क्या गलती जो आप हमें बेशर्म बोल रही हैं। देखिए माँ जी, आपसे ज्यादा ही संस्कार हैं हम में। और पूनम पर गुस्सा करने वाली बात क्या थी? उसको गर्मी लगी, उसने घूंघट हटा दिया। माँ जी, बेशरम वो होते हैं जो गलत हो। हम तो बस सही को सही कहते हैं और गलत को गलत। तब भी हम ही आपको गलत और बेशरम लगते हैं, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। चारों बहुएं पूजा का जुलूस सबके आगे निकाल कर चली जाती है। ये सब तमाशा देखकर सब रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। जिसके बाद जब पूनम अपने पति जॉनी के साथ उसके कमरे में होती है तो वो उससे कहता है, देखो पूनम, मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन माँ थोड़े पुराने ख्याल की हैं। तुम कोशिश करना कि तुम उनसे तालमेल बैठा सको। आप फिक्र मत करो, वो भी मेरी माँ जैसी हैं। मैं सब संभाल लूंगी। जिसके बाद दोनों पति पत्नी दूरियों को मिटाते हुए अपना रिश्ता कायम करते हैं। अगली सुबह पूनम बैकलेस ब्लाउज वाली साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई की रस्म कर रही थी कि तभी वहाँ उसकी जेठानी सविता आकर कहती है, पूनम, ये क्या पहना है तुमने? माँ जी देखेंगे तो क्या बोलेंगी? क्या हुआ दीदी? मैंने ऐसा भी क्या पहना है? साड़ी ही तो डाली है ना। तुम माँ जी को जानती नहीं हो, वो बहुत पुराने ख्यालात की है। वो जरा भी उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं करती। तुमको ऐसे देखकर हम सबको डांट पड़ेगी। दीदी आप फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। मैंने साड़ी ही तो डाली है और बैकलेस डालने में क्या बुराई है? पता नहीं आप माँ जी से क्यों इतना डरती हो। तभी वहाँ पूजा आती है और अपनी नई बहू को बैकलेस में देखकर कहती है, राम राम, कैसा दिन दिखा रहा है भगवान मुझे। इससे अच्छा तो तू अपने पास ही बुला ले मुझे। भगवान, मुझे 5 बेशरम बहुएं दे दी। अरे बहू, ये तो सोचती कि इस घर में 5 मर्द भी घूमते हैं, जो तू आधी नंगी घूम रही है। माँ जी कुछ भी मत बोलिए, इसको आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और आप बेकार में सुनाने लगी। चलो सुनाना है तो सुना लो, लेकिन इसके साथ साथ हम चारों को क्यों घसीट रही हो? और तुम पूनम, बोला था ना माँ जी कैसी है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। लो, हो गया कलेश। सविता इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद पूजा फिर से दोहराती है, कैसी 5 बेशरम बहुएं मिली है मुझे। एक पहनावे से बेशरम निकली, एक बेशर्मों की तरह बड़ों को सुनाकर बेशर्मी करती है, एक बेशर्मों की तरह मेरी हर बात टाल देती है। चल पूनम, नाश्ता लगा सबको, बेटों को काम पर भी निकलना है मेरे। पूजा के कहने पर पूनम सबके लिए नाश्ता लगाती है, जिसको खाकर पूजा के 5 बेटे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब ये रोज का हो गया था। पूजा आए दिन अपनी 5 बहुओं को बेशर्मी के ताने दिया करती, लेकिन उसकी बहुएं कोशिश करती कि वो अपनी सास की इज्जत करे और उल्टा जवाब ना दे। ऐसे ही एक दिन सोफिया अपने कमरे में रील बना रही थी। तभी पूजा उसके कमरे में अचानक आ जाती है। आजा शर्म भुला दे बन जा बेशरम, आजा सबको नचा दे बन जा बेशरम। बहू, और कितना बेशरम होएगी? अरे इतनी बेशरम तो तू पहले ही हो चुकी है। शर्म बेच के भी खा गई है क्या? ये किसके आगे कमर मटका के नाच रही है? किसी के आगे नहीं माँ जी, मैं तो रील बना रही थी इसलिए नाच रही हूँ। तेरे कहने का मतलब है कि तू किसी एक के आगे नहीं बल्कि दुनिया के आगे मटक कर नाचेगी। अरे शर्म की भी रील बनाकर पोस्ट करती है क्या? तुझे लाज नहीं आती अपने ससुराल वालों की इज्जत को ऐसे मिट्टी में मिलाते हुए? बंद कर ये मोबाइल, इससे पहले कि मैं इसे तोड़कर अपनी बेशर्मी दिखाऊं। इतना कहकर पूजा कमरे से चली जाती है और बेचारी सोफिया उदास हो जाती है। यूं ही एक दिन जब पूजा अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसकी 5 बहुएं आराम से हॉल के सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी,
तभी वहाँ उनका पड़ोसी नारद आता है और कहता है, अरे पूजा भाभी कहाँ हो, क्या चल रहा है आजकल? अरे अंकल जी, मम्मी जी सो रही हैं। आप बोलो तो मैं उनको जगा दूं। नहीं नहीं, रहने दो बहू, वैसे भी इस उम्र में नींद मुश्किल से आती है, खराब मत करो उनकी नींद। तुम बताओ कैसा चल रहा है? और पूनम बहू, कैसा निकला अपने ससुराल में तुम्हारा महीना? सब बहुत अच्छा है अंकल जी। सब लोग मुझे अपने बहनों की तरह प्यार करती हैं और माँ जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती है। अरे क्यों झूठ बोल रही है पूनम? पूरा मोहल्ला जानता है कि पूजा जी तुम सबको बेशरम कहकर बुलाती हैं और तुम सबका जीना हराम करके रखती हैं। अरे मैं तो कहता हूँ तुम सब अपने पतियों को लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती? अपने आप उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये काम करो, किसी सस्ते से वृद्धाश्रम में भिजवा दो उनको। जहाँ नारद ये सब बोल ही रहा था कि तभी पूजा ये सब बातें छुप कर खड़ी सुन रही थी, लेकिन कुछ सोचकर वो उनके बीच बाहर नहीं आती और उसकी बहू सविता जवाब देती है, अरे वाह अंकल जी, माँ जी तो कहते हैं कि मैं जुबा की बेशरम हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बेशरम तो आप हो। अपनी पड़ोसन की बुराई उसी की बहुओं से कर रहे हो और अच्छे खासे परिवार में फूट डलवा रहे हो। साफ क्यों नहीं कहते जैसे आपका बेटा बीवी अलग हो गए वैसे हम भी हो जाए, तब आपको चैन मिलेगा। क्या क्या बोल रही है तू बहू? तुझे सच में कोई शर्म नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? पूजा जी बहुत सही कहती है, तू तो एक नंबर की बेशरम है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी दीदी को कुछ कहने की? और हमारी सास को पूरा हक है वो हमें कुछ भी बुलाए, लेकिन अगर आपने एक शब्द भी बोला तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। मैं तो फिर भी बैकलेस पहनती हूँ, पर आप तो कैरेक्टरलेस हैं। सही कहती है पूजा जी, उसे एक नहीं 5-5 बेशरम बहू मिली है। नारद उन पांचों बहुओं को ये सब बोलता है कि तभी पूजा तालियां बजाती हुई बाहर आती है और नारद की तरफ बढ़ती है, जिसके बाद वो नारद की ही तारीफ में कहती है, सही बोला आपने नारद भाई साहब, मुझे एक नहीं 5-5 बेशरम बहुएं मिली हैं और मुझे गर्व है कि मुझे ये 5 बेशरम बहुएं मिली हैं। जिनके तुम जैसे पड़ोसी हो उनके पास ऐसी बहुएं होनी ही चाहिए। अरे पूजा जी सुन तो लो, इन्होंने मुझे क्या क्या बोला है। अब बेकार में मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं तो आपका ही पक्ष ले रहा था। ये तो आपकी 5 बेशरम बहुएं थी जो चाहती है कि आप जल्दी से जायदाद इनके नाम कर दो, तो ये आपको घर से निकाल कर बाहर कर दें। मैं सुनाता हूँ सब आपको। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही सब सुन चुकी हूँ, लेकिन बाहर इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने सोचा पहले मेरी 5 बेशरम बहुएं आपकी इज्जत उतार ले, फिर रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगी। आज आपकी वजह से मेरी आंखें खुल गई, इस बात का शुक्रिया है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। पूजा के हाथों भी जलील होकर नारद वहाँ से चलता बनता है, जिसके बाद पूजा बड़ी होने के कारण शर्म के मारे अपनी बहुओं से माफी तो नहीं मांग पाती, लेकिन उस दिन के बाद से अपनी आदतों में सुधार करती है। वो अब कभी किसी बहू को उसकी मर्जी का पहनने से नहीं रोकती और जब कोई और उसकी बहुओं को सुनाता तो वो बहुओं का साथ देती और अपनी सोच को विकसित करती। आयशा एक बेहद बिगड़ैल लड़की थी। उसका रहन सहन पूरा लड़कों जैसा था। वो अपनी माँ शीला और पिता राजन की एक लौती संतान थी, जिसके कारण उसको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता था। ऐसे ही एक दिन आयशा कॉलेज के बाहर अपने 2 दोस्त मीनल और अनु के साथ खड़ी होकर आते जाते लड़कों को देखते हुए बोलती है, अरे यार, इस बार कॉलेज में क्या बवाल लड़के आए हैं, कसम से मन करता है उठा के घर ले जाऊं। अबे पागल, ये काम तो लड़कों का होता है और तू लड़की है, कभी तो लड़कियों की तरह बिहेव किया कर। अरे आजकल की छोरियां छोरों से कम है क्या? क्यों आयशा? ये मेरी जान ने सही पॉइंट मारा है। तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सामने से 3 लड़के आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आयशा बोलती है, अरे चिकने, कहाँ जा रहा है, जरा नजर उठा के इधर भी देख ले। आयशा की ये बात सुनकर उनमें से एक सौरभ नाम का लड़का उसको बोलता है, तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या जो आते जाते लड़कों को छेड़ रही हो? अरे जाने मन, भाई भी है बाप भी है, लेकिन भाई के लिए जीजा, बाप के लिए दामाद और मेरे लिए खसम की जरूरत है। बोल, बनेगा क्या? आयशा के इतना बोलते ही पास खड़े लोग हंसने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक सक्षम नाम का लड़का आगे आकर आयशा से बोलता है, हाँ, इन लोगों की कमी तो रहेगी ही तेरी लाइफ में, क्योंकि तू लड़की होकर भी लड़कियों की तरह दिखती नहीं है, इसीलिए खुद से कोई लड़का तुझे भाव नहीं देता, तो ऐसे जबरदस्ती ही किसी को खसम बनाना पड़ेगा। क्या बोला बे साले, जानता नहीं है मुझे क्या? तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। हाँ,
अपनी स्वर्ग नहीं बन पा रही तो दूसरों की तो नरक बनाओगी ही। खैर, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। लड़कियों जैसी तू है नहीं और लड़का तू बन नहीं पाएगी, इसलिए साइड हट, हमें अंदर जाना है। सक्षम सबके सामने आयशा की बेइज्जती करके चला जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में अपने घर जाते ही कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। आयशा को ऐसी चीजों को पटकता देखकर उसकी माँ कमरे में आती है और बोलती है, अरे ये क्या गंद फैला दिया कमरे में, क्या बात है? आप लोगों ने मुझे अगर रोका टोका होता तो मैं आज एक लड़के जैसे नहीं बल्कि एक लड़की जैसी दिखती। आज इस वजह से पूरे कॉलेज के सामने मेरा मजाक बना है। तुझे तो मैं कहती ही थी कि बेटा थोड़ा लड़कियों की तरह रहे, उनके जैसे कपड़े पहन, पर तू तो हमारी एक भी बात नहीं मानती थी और हमारे लाड प्यार से इतना सिर पे चढ़ गई कि हमारी बात सुनना ही बंद कर दिया तूने। तो अब भुगत तू। अब सुन रही हूँ ना, इसलिए चलो मेरे साथ शॉपिंग पर, लड़कियों वाले कपड़े लाएंगे। आयशा अपनी माँ के साथ में पास के मॉल में जाती है और अपने लिए 5-6 अच्छी ड्रेसेस ले आती है। अगले दिन वो कॉलेज जाने से पहले एक अच्छी सी ड्रेस को पहनकर थोड़ा सा मेकअप करके तैयार हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने में ही सक्षम उसे देखकर बोलता है, वाह, आखिर आज ये लड़का लड़की बन ही गई। अच्छी दिख रही हो, लेकिन तुम्हारे ये होठ सिगरेट पी पी कर काले हो चुके हैं और लड़कियों जैसे खूबसूरत नहीं दिख रहे। यहाँ मैं तुझे इम्प्रेस करने नहीं आई, समझा? अपना रास्ता नाप। एज योर विश, बाय स्वीटहार्ट। इतना बोलकर सक्षम वहाँ से चला जाता है, लेकिन आयशा उसकी कही बात के बारे में सोचते हुए अपने फोन के कैमरे में खुद को निहारते हुए बोलती है, क्या सच में मेरे होठ काले हो गए हैं? तभी उसके पास बैठी हुई अनु बोलती है, तू पागल है क्या? अरे एक सक्षम के कहने पे तो खुद को बदली जा रही है, जैसी है ना वैसी ही रह, समझी? नहीं आयशा, तू जो सोच रही है सही सोच रही है। अगर तू चाहती है तेरे ये होठों का कालापन चला जाए और वो भी खूबसूरत दिखे, तो मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बताना। लिप सर्जरी। इससे तेरे होठ अट्रैक्टिव और खूबसूरत दोनों हो जाएंगे। शाम को घर जाकर वो अपने माता पिता को लिप सर्जरी के बारे में सब कुछ बता देती है। राजन शहर के सबसे बड़े लिप सर्जन को अपनी बेटी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलवाता है, जिसके 2 दिन बाद में उसकी सर्जरी हो जाती है और आयशा के होठ बड़े और अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुशी से बोलती है, अब वो सक्षम मुझे देखता ही रह जाएगा। ये सक्षम कौन है बेटी? बस पापा, है कोई जिसकी वजह से आपकी बेटी लड़के से लड़की बनी है। इतना बोलकर आयशा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो बेहद सुंदर सी ड्रेस पहनकर और अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर तैयार होती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में मिंटू नाम का लड़का उस पर कमेंट पास करते हुए बोलता है, अरे मैडम, ये परम सुंदरी बन के कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो। वही तो कर रहा हूँ, मेरा काम ही है सुंदर लड़कियों को ताड़ना और उनकी तारीफ करना। वैसे आपके ये होठ कुछ ज्यादा ही रसीले हो रहे हैं, उनको देखकर वो गाना याद आ रहा है, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, दिल करता है मेरा ये रस पीले। इतना बोलकर वो लड़का आयशा का हाथ पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहाँ सक्षम आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, साले, उसको लड़के से लड़की मैंने बनाया और इनाम तुझे चाहिए? निकल ले, वरना तुझे जो बनाऊंगा ना वो तू सोच भी नहीं सकता। मिंटू सक्षम को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके बाद मिंटू वहाँ से दुम दबा के भाग निकलता है। ये सब देखकर आयशा सक्षम से बोलती है, अच्छा जी, क्या कह रहे थे उसे? मुझे लड़के से लड़की तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या, मेरी ही बातों से हर्ट होकर तुमने खुद के अंदर की लड़की को पहचाना। पर मुझे समझ नहीं आया कि तुम मुझे क्यों बदलना चाहते थे। बेवकूफ लड़की, अब भी नहीं समझी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम थी कि टपोरियों की तरह लड़कों को छेड़ना, सिगरेट पीना, इस सब में लगी रहती थी। इसलिए तुमको तुम्हारे असली चेहरे से मिलवाने के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा जी, पर प्यार में किसी को बदलना थोड़ी चाहिए, बल्कि जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सही कहा, प्यार में एक दूसरे को बदला नहीं करते,
पर गलत आदतों को तो बदला जा सकता है। और वो सर्जरी वाली बात मैंने ही तुम्हारे दोस्त के दिमाग में डाली थी ताकि तुम सिगरेट छोड़ दो। पर यार सर्जरी से तुम्हारे होठ सच में रसीले हो गए हैं, मन कर रहा है किस कर लूं। नहीं नहीं, पहले जाओ मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगो, फिर आना मेरे करीब। आयशा के इतना बोलते ही पीछे से आवाज आती है। मतलब कि सक्षम ने पहले ही तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था जब उसने तुमको पहली बार देखा था। वो तो हमने उससे कहा कि बेटा हमारी बेटी पहले बेटी जैसी हरकतें तो करने लगे तभी तो तुमसे उसकी शादी होगी। बस फिर क्या, खुद देखो अब सक्षम ने तुमको शक्ति कपूर से करिश्मा कपूर बना दिया। हाँ हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ कि क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? विल यू मैरी मी मिस आयशा? सोच के बताती हूँ। अच्छा बच्चू रुको, तुमको तो मैं बताता हूँ, उठा कर ले जाऊंगा, समझी? आयशा सक्षम की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उसकी फैमिली दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीमापुर इलाके में रहने वाली ज्योति एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मगर गरीबी के कारण और बीमार माँ की देखरेख करने के लिए वो घर के पास ही एक भेलपुरी का ठेला लगाया करती और उससे ही अपना और अपनी माँ का पालन पोषण किया करती। ज्योति को अब उसके नाम से नहीं बल्कि काम से जाना जाने लगा। ऐसे ही एक दिन ज्योति मुरमुरे बेचते हुए बोलती है, भेलपुरी का नशा सब पर है छाया, तीखी हो या मीठी सबको मजा आया। तभी वहाँ राजू नाम का एक लड़का आता है जो कि ज्योति के ही मोहल्ले में रहता था। वो ज्योति के पास आकर बोलता है, ओ भेलपुरी वाली दीदी, भेलपुरी कितने के दिए? अरे बस 10 रुपए में। वाह, 10 रुपए का, देना जरा। ये लो भैया। वाह दीदी, कमाल कर दिया। हाँ भैया वो तो है। हाँ वैसे दीदी कैसे बनाती हो ये सब? अरे भैया आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो, जब कभी भी भेल खाना हो बस अपनी ज्योति दीदी को याद कर लेना। ठीक है दीदी। तभी साइड में खड़ा हुआ एक वरुण नाम का लड़का ज्योति और राजू को देख रहा होता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। जब राजू वहाँ से जाने लगता है तब वरुण उस लड़के को रोकते हुए बोलता है, ओए छोटे सुनना। हाँ भैया बोलो। वो जो भेलपुरी वाली लड़की है उससे बड़ी बात हो रही थी तेरी। अरे वो भेलपुरी वाली दीदी, वो तो हमारे ही मोहल्ले में रहती हैं और वो तो मुझे जानती हैं। वो बड़ा ही टेस्टी और चटपटा भेल बनाती हैं। मैं हमेशा इनके ठेले पर आता हूँ खाने। अच्छा मगर आप क्यों पूछ रहे हैं, आपको भी खानी है भेल? नहीं नहीं, मैं ऐसे सड़क का कुछ भी नहीं खाता। एक बार खाकर तो देखो, अगर ना पसंद आए तो मत खाना। एक बार खाकर देखता हूँ। क्या हुआ? हाँ ठीक है, मगर मैं भेल लेने नहीं जाऊंगा, तू मेरे लिए खरीद कर ला दे। ठीक है, लाओ 10 रुपए। वरुण राजू को पैसे देता है और राजू ज्योति के पास जाकर बोलता है, ज्योति दीदी 10 रुपए का भेल दे दो। क्या बात है राजू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू फिर से भेल लेने आ गया? अरे दीदी देखो, वो जो कार है ना, वहाँ पर एक भैया हैं, उनको चाहिए। अच्छा उन साहब को चाहिए, रुक अभी तैयार करती हूँ। ज्योति वरुण के लिए भेल तैयार करती है और राजू को दे देती है। राजू वरुण को भेल देकर आता है। वरुण भेल खाने लगता है जो कि वरुण को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वरुण रोज अब भेल खाने के लिए ज्योति के ठेले पर जाया करता। ऐसे ही एक दिन वरुण ज्योति से बोलता है, वैसे आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। आप दिखने में काफी अच्छी लगती हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, तो आप यही काम क्यों करती हैं? जी देखिए, मेरे घर में मेरी बीमार माँ है। अगर मैं कहीं जॉब भी करती हूँ तो मुझे उनसे दूर जाना पड़ेगा और साथ ही 8 से 12 घंटे अपनी जॉब को भी देने पड़ेंगे। ऐसे में मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा? इसीलिए मैं छोटा सा बिजनेस करके अपना घर चलाती हूँ, साथ ही अपनी माँ की देखभाल भी कर लेती हूँ। मेरा घर पास में ही है। एक बात और, बहुत लोग ये छोटे काम करने से शर्माते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? जी देखिए, अगर ऐसा होता तो मैं शायद यहाँ ना होती। और वैसे भी मेरी नजर में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। वाह, बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात कर कर। ऐसे ही समय बीतता जाता है
और वरुण को ज्योति से प्यार हो जाता है। तभी एक दिन वरुण ज्योति को प्रपोज कर देता है। ज्योति भी हाँ बोलती है, जिसके बाद वरुण अब ज्योति की माँ का इलाज एक अच्छे से हॉस्पिटल में करवाता है। धीरे धीरे उसकी माँ भी ठीक होने लगती है। ऐसे ही एक दिन वरुण अपनी माँ अरुणा को ज्योति के बारे में बताता है, मगर अरुणा वरुण को ज्योति से शादी करने के लिए साफ मना कर देती है। पर वरुण तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और मजबूरी में आकर अरुणा को उसकी बात माननी पड़ती है। इसी तरह कुछ महीने और बीतते हैं और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के बाद में ससुराल आने के बाद ज्योति ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालती है, मगर अरुणा को उसकी बहू में कोई ना कोई कमी तो जरूर दिखती। ऐसे ही एक दिन ज्योति बर्तन धो रही होती है, तभी उसके हाथ से कांच का प्लेट टूट जाता है। प्लेट टूटने की आवाज सुनकर अरुणा वहां आती है और गुस्से में अपनी बहू से बोलती है, अरे रे, कर दिया ना नुकसान, इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? पता भी है कितनी महंगी प्लेट थी, पर तू क्या जाने, तेरे घर में तो बर्तन भी नहीं होगा खाने के लिए, क्योंकि तुम तो मांग कर खाते थे ना। माँ जी, प्लेट टूटने के लिए माफी चाहती हूँ, और एक प्लेट ही तो टूटी है। और रही बात मांग कर खाने की, तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा अपनी मेहनत से खाती हूँ, मांग कर नहीं। अरे वाह, जुबान तो देखो इनकी कैसे कैंची की तरह चलती है। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी गरीब लड़कियों को कैसे अमीर लड़का देखा नहीं कि उन्हें फंसाने चली आई। माँ जी, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। अब भगवान ने जिसको जितना सोचने समझने की शक्ति दी है, वो तो उतना ही सोच पाता है। वही हाल है आपका। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? अपनी सास से जुबान लड़ाती है। देखिए माँ जी, अगर मैं गलत होती तो आप मुझे जी भर के सुनाती, लेकिन बिना गलती के मैं किसी की नहीं सुनती। तुझे तो मैं सिखाऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत। इतना बोलकर अरुणा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और एक दिन ज्योति के ससुराल में राजू आता है और वो ज्योति से बोलता है, दीदी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। दीदी आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ राजू, वो तो है, तू बता। दीदी पता है, बहुत से ग्राहक आपके भेल को याद करते हैं और कहते हैं भेल वाली दीदी कहाँ गई, हमें उन्हीं के हाथ का भेल खाना है। तो उनको बता देना कि दीदी की शादी हो गई है। तभी वहाँ वरुण आता है और राजू को देखकर वो बहुत खुश होता है और वो बोलता है, ओए राजू, तू ठीक है ना? हाँ जीजू, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो दीदी मैंने सबको बता दिया कि दीदी की शादी हो गई, अब वो भेल नहीं बना पाएंगी। हाँ राजू। दीदी मगर लोग मान ही नहीं रहते, कह रहे थे उनसे एक बार बात कर लो और कह दो किसी तरह फिर से भेल का काम शुरू कर दें, उनके भेल बहुत याद आते हैं। मगर मैं नहीं कर सकती, उन्हें मना कर दे। क्यों नहीं कर सकती तुम? आपको लगता है माँ जी करने देंगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक सब होगा और माँ को मैं मना लूंगा। फिर भी कैसे होगा? तुम भेल बनाओ, उनको कैसे बेचना है वो मुझ पर छोड़ दो। और तुमसे ही सीखा है मैंने कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसको बेचने में क्या बुराई है फिर? ज्योति को वरुण की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ज्योति वापस से अपने भेलपुरी बनाने के काम को शुरू कर देती है और इस बार उसकी सेल पहले से भी ज्यादा होने लगती है। और वरुण के साथ अब ज्योति भी घर में बराबर की आमदनी लाने लगती है, जिसे देखकर अरुणा बहुत खुश होती है और अपनी बहू के काम में उसकी मदद करने लगती है। और जिसके बाद में धीरे धीरे ज्योति का भेलपुरी का छोटा सा ठेला एक टेस्टी चाट पॉइंट में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।